हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 8। ठीक है ना। इससे पहले के लेक्चर 7 हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे रखी है। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। अभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। तो मेरा नाम है अजय ओझा और आप सभी देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ना जरूरी है। अब आप बोलोगे सर बॉइलिंग पॉइंट तो हमने पढ़ रखा है कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल होता है उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। यहां तक कहानी खत्म नहीं होती। अब एक आगे हमको एक एडवांस इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। तो डेफिनेशन क्या है कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या बोला मैंने, डेफिनेशन एक बार दोबारा से समझो। वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। जैसे कोई लिक्विड है, आप उसको बॉईल कर रहे हो, तो उसकी वेपर बनेगी और ऊपर से क्या आ रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है। तो भाई इसकी वेपर्स ऊपर कब जाएंगी, जब इसका जो वेपर प्रेशर है वो बराबर या थोड़ा सा ज्यादा हो जाए किससे, एक्सटर्नल प्रेशर से। और इस एक्सटर्नल प्रेशर को ही हम क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो, 1 atm, तो आपको सबको पता है 1 atm किसके बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो जब ये थोड़ा सा वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा के इसकी वेपर्स क्या चली जाएंगी, ऊपर। जब तक ये कम है तब तक ऊपर से क्या लगता रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा हुआ ये क्या हो जाएंगी, इसकी वेपर्स क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी। ठीक है, आप समझ चुके हो। और आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। ठीक है। तो यहां तक तो कहानी थी हमारी बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने सॉल्यूशन लिया और इस सॉल्यूशन को आपने क्या किया भाई, गर्म किया। और गर्म करने के साथ ही आपने इसमें क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या डाल दिया भाई आपने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब जिसकी वेपर नहीं बनती। जैसे आपने इसमें डाल दिया सपोज ग्लूकोज या यूरिया, कुछ भी डाल दो, ग्लूकोज डाल दिया, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या होंगे, यहां पर चारों तरफ फैल जाएंगे। और भाई ये तो वोलेटाइल नहीं है, इसकी तो वेपर नहीं बनेगी। तो अब जो वेपर बनेंगी वो पहले जब प्योर सॉल्वेंट में बन रही थी उससे वेपर कैसी बनेंगी, अब कम। अब थोड़े बहुत ही मॉलिक्यूल कैसे होंगे, वेपराइज, यानी वेपर प्रेशर जो था आपका वो कैसा हो चुका है, कम। भाई वेपर का बनना कैसा हो गया है, कम, तो वेपर प्रेशर भी कैसा हो गया, कम। तो अब जो यहां से जो वेपर प्रेशर कम हो गया, तो इस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए हमें और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। भाई ये तो बॉयल हो ही नहीं रहा, आप टेम्परेचर इसमें दे रहे हो, उतना ही टेम्परेचर दिया आपने, मान के चलो आप पानी को बॉयल कर रहे हो, और पानी आप सबको पता है कितने पर बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, आपने प्योर पानी लिया, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, बॉयल हो गया। अब आपने क्या किया कि मैंने इसमें डाल दी शक्कर, और शक्कर के बाद भी आपने इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया। अब आपको पता है कि अब ये पानी बॉयल नहीं हो रहा, उस टेम्परेचर पर तो बॉयल नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि इसका जो वेपर प्रेशर है वो कैसा हो गया, कम। अब ये वेपर प्रेशर कम हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए हमें और ज्यादा इसकी वेपर बनानी है। और ज्यादा वेपर हम कैसे बनाएंगे, और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब इसकी और ज्यादा वेपर बनेंगी, तब ये बराबर आएगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो कहने का मतलब जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हो, वेपर प्रेशर हो जाता है कम, और उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए आपको और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। और ज्यादा टेम्परेचर देते हो तब वेपर इसकी बनती है, और ये किसके बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तब जाके आपका सॉल्यूशन कैसा होता है, बॉयल। तो कहने का मतलब आपको और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट आपका कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर इन शॉर्ट में आपको एक सिंपलेस्ट एग्जांपल से बात करूं, तो आप पानी को उबाल रहे हो और एक आप पानी में शक्कर डाल के उबाल रहे हो, तो जो पानी में जो आपने शक्कर डाली हुई है उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा आएगा, ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू प्योर पानी को जब आप बॉईल कर रहे थे। समझ गए आप मेरी बात को। तो देखो यही आपने यहां पर थ्योरी में लिखा है, क्या लिखा है आपने,
When a non-volatile solute is dissolved in a pure solvent, its vapor pressure decreased. इसका वेपर प्रेशर कैसा हो जाता है? डिक्रीज्ड हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्यों होता है ऐसा कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कैसा हो चुका है? हायर, मतलब बढ़ चुका है। किससे? प्योर सॉल्वेंट से बढ़ चुका है, नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इसी को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टीबी से। अब ये डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या है अभी बताऊंगा 2 मिनट बाद में, ठीक है। देखो आगे हम क्या कहेंगे, elevation of boiling point is directly proportional to the lowering in vapor pressure। तो हम कह सकते हैं क्या भाई, बॉइलिंग पॉइंट जो है, elevation in boiling point जो है डेल्टा टीबी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर से। क्यों होगा? कि वेपर प्रेशर में जितनी कमी आएगी उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए हमें उतना ही टेम्परेचर देना पड़ेगा। अरे भाई, वेपर प्रेशर में जितनी कमी आएगी उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए हमें उतना ही टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? डेल्टा पी के। डेल्टा पी क्या है? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम पी नॉट ए माइनस पी एस से प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये आप इसका ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है इसको हम समझते हैं। देखो भाई, प्योर जो सॉल्वेंट है उसकी कहानी कैसे होगी। प्योर जो सॉल्वेंट है आपको पता है उसका वेपर प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा होगा। किससे? सॉल्यूशन से, ठीक है ना। और वेपर प्रेशर आपको पता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर दोगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा भाई। जैसे जैसे टेम्परेचर दोगे वैसे वैसे वेपर बनेंगी, और जैसे जैसे वेपर बनेंगी वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी कैसा होगा? बढ़ता जाएगा। ये तो किसका है भाई? आपका प्योर सॉल्वेंट का। किसका ग्राफ है ये? प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और यहां सपोज हमने एक क्राइटेरिया ले रखा है किसका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, जो कितना है? 1 atm। कितना है भाई? 1 atm। तो आपको पता है बढ़ता जा रहा है वेपर प्रेशर। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब इसका वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। और इस पॉइंट को ही हम किससे जानते हैं? बॉइलिंग पॉइंट से। तो ये हमारा आ गया प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। और जहां भी बात प्योर की आती है वहां आपको पता है किसका साइन आता है? नॉट का। तो ये क्या हो गया? टी नॉट बी, यानी टी नॉट बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब क्या किया आपने? इसमें मिला दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते ही वेपर प्रेशर कैसा हो चुका है? कम, क्योंकि नॉन वोलेटाइल की तो वेपर बनती नहीं है, तो वेपर प्रेशर कैसा हो चुका है? कम। तो ग्राफ उसका कहां से आएगा? इसके नीचे से भाई। इसकी वेपर प्रेशर यहां तक आ रही है तो उसकी वेपर प्रेशर और कम होगी। किसकी? सॉल्यूशन की। तो हमने थोड़ा नीचे से ग्राफ स्टार्ट किया, और यहां भी टेम्परेचर देंगे तो इसकी भी वेपर बढ़ती जाएंगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और यहां हमको क्या मिल जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। किसका? सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हमने किससे दिखा दिया? टीबी से, ठीक है। तो टी नॉट बी क्या है? मैं यहां लिख देता हूं आपको। टी नॉट बी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। और टीबी क्या है यहां पर? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको पता है डेल्टा टीबी, ये जो बीच वाला स्पेस है ये क्या है? डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। भाई इतना कम था प्योर सॉल्वेंट का, तो इतना ही था। लेकिन जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल मिला तो देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना, इतना बढ़ गया। और ये किसका है भाई? सॉल्यूशन का ग्राफ, ठीक है। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गई? बढ़ोतरी। इसे ही हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टीबी से, ठीक है। तो डेल्टा टीबी बराबर, अब बताओ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा? टीबी माइनस टी नॉट बी, ठीक है। यहां से आप किसको निकाल लोगे? डेल्टा टीबी को, ठीक है। तो यहां आपको ग्राफ समझ में आ चुका है। अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हमने देखा कि वेपर प्रेशर में जितनी गिरावट आएगी उतना ही ज़्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा सॉल्यूशन को बॉयल करने के लिए, यानी उतना ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ये कहानी अभी हमने ग्राफ से समझी थी, ठीक है ना। अब यहां से हम एक बात कह सकते हैं क्या कि ये जो वेपर प्रेशर में जो गिरावट थी ये क्यों आई थी? ये इसलिए आई थी क्योंकि हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया था, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को देखने के लिए हम राउट्स लॉ से क्या ले लेंगे? मोल फ्रैक्शन की टर्म ले लेंगे, जो क्या है? XB, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ हम लिख सकते हैं
अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ एक्स बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। भाई वेपर प्रेशर में कमी क्यों आई? वेपर प्रेशर में कमी इसलिए आई क्योंकि आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया। तो जितना आप सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाओगे, उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर कैसा होगा? कम। उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा आपका कम, और जितना वेपर प्रेशर कम होगा सॉल्यूशन को बॉयल करने के लिए आपको उतना ही ज्यादा क्या देना पड़ेगा भाई? टेम्परेचर देना पड़ेगा। यानी आपका जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता जाएगा। तो इनडायरेक्ट वे में हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि जितना ज्यादा आपने सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल मिलाया होगा उतना ज्यादा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। भाई जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने मिलाया उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर कम होगा, और उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर कम होगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। भाई डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी के, और डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स बी के। तो मैं यूं भी तो कह सकते हैं अपन कि डेल्टा टी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? एक्स बी के। अरे कह सकते हैं ना यहाँ से। वैसे भी आपको पता है कि भाई जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर कम होगा, तो उस वेपर प्रेशर कम को बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें टेम्परेचर को उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। यानी डेल्टा टी बी उतना ही होगा किसके बराबर? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्स बी के बराबर। यहां तक आपको कहानी आ चुकी है समझ में। अब देखो आगे की कहानी देखो। एक्स बी बराबर क्या होता है? एक्स बी बराबर होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये होता है भाई। ठीक है, तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? डेल्टा टी बी बराबर, और प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा तो कांस्टेंट आएगा के, और एन बराबर क्या है यहाँ पर? मोल बराबर क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो एन बी को हम क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। इसी तरह एन ए को क्या लिख सकते हो? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, प्लस एन बी को क्या लिखोगे? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें तो क्या लिखोगे? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब उसके अंदर सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में है। डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बहुत कम है किससे? सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट की मोल क्या है? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो हम क्या कह सकते हैं? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी नेग्लिजिबल कर सकते हैं हम इसको, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे? देखो इसको नेग्लिजिबल कर दिया तो क्या लिखेंगे? डेल्टा टी बी बराबर के डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और नीचे क्या रह गया? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कुछ इस तरीके से होगा आपका, डेल्टा टी बी बराबर के एम ए, और नीचे क्या आ जाएगा? डब्ल्यू ए, और ऊपर क्या रह गया? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये रह गया भाई। अब आपको पता है यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट तो कैसा रहेगा? कांस्टेंट। भाई जो सॉल्वेंट लिया है उसका मोलर मास थोड़ी बदलेगा, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो यहाँ से एक अलग से कांस्टेंट आएगा, के और एम ए के जगह यहाँ से एक अलग से कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? देखो, सिंस के एम ए इज इक्वल टू के बी, इन दोनों कांस्टेंट को मिलाकर एक अलग कांस्टेंट आया, वो क्या है? के बी। तो आगे की कंडीशन क्या बनेगी? देखो हम लिख सकते हैं अब डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू नीचे क्या है? डब्ल्यू ए। ये आपका फाइनल फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, अब यहां से एनसीईआरटी की किताब में डायरेक्ट आपको दे रखा है डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है ना, लेकिन जब आप आरबीएससी की बुक निकालोगे तो आरबीएससी की बुक में आपको ये पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपको पता है ये जो टर्म है वो किसकी है भाई? मोलैलिटी की है। मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये आपका मोलैलिटी, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला आ गया। तो आप यहां से लिख सकते हो क्या? डेल्टा टी बी डायरेक्ट बराबर के बी इंटू मोलैलिटी लिख सकते हो। यहां m बराबर क्या है? मोलैलिटी। ठीक है, अब यहां से हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा टी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलैलिटी के। तो आपसे ये भी पूछ सकता है प्रूव दैट डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो ये आपको पूरा डेरिवेशन करके बताना है। और के बी क्या है यहाँ पर? के बी क्या है यहाँ पर? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको एक नाम और है, इब्यूस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है,
और इसकी यूनिट आपको बोल देता है, कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है। तो यूनिट क्या होगी, यहाँ केल्विन, और मोलैरिटी को इधर भेजो। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर किलोग्राम। अरे इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखो डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम, यही है ना। और ये तो क्या है केल्विन में, ये तो कांस्टेंट है भाई। ये क्या है, मोल पर किलोग्राम। तो इसको इधर भेजो तो केबी की यूनिट क्या आ जाएगी, केबी की यूनिट क्या आ गई, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो केबी की यूनिट क्या आई, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब अगर वन मोलल सॉल्यूशन हो आपके लिए, मोलैलिटी की वैल्यू कितनी हो 1, तो क्या लिखोगे आप, व्हेन 1 मोलल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। कभी कभी केवी की आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो यहाँ हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ लिया है। ठीक है ना। एक चीज आपको मैं और बता दूं यहाँ पर, अगर आपसे केबी की वैल्यू पूछ ले कि केबी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला पूछ ले, वैसे तो जनरली पूछता नहीं है, आपको न्यूमेरिकल देता है और उसमें केबी की वैल्यू देता है। लेकिन अगर कहीं आपको फॉर्मूला पूछ भी ले तो वॉन्टॉफ ने बताया था ये कि केबी जो है वो कैसे फाइंड आउट आप करोगे, MAR TB का स्क्वायर अपॉन डेल्टा H वेपराइजेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया था उसने केबी को कैलकुलेट करने का। तो आप याद रख सकते हो, कंपटीशन एग्जाम के लिए आप पूछ ले आपसे। तो बाकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसके बाद अगली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, धन्यवाद।